द डिबेट में आपका स्वागत है। हाँ, स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इन्वेंट्रस नॉलेज सॉल्यूशंस मतलब आईकेएस हेल्थ की। हाल ही में उनके Q1 FY26 के नतीजे आए हैं और हम इसी आई कॉल से जो जानकारी मिली है उसके आधार पर उनके प्रदर्शन और भविष्य की दिशा का विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल। और आज चर्चा का जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि क्या आईकेएस अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं, चाहे वो ग्रोथ हो, क्लाइंट रिटेंशन हो, एक मजबूत ऑर्डर बुक बनाना हो या फिर नए क्षेत्रों में विस्तार, इन सब को सफलतापूर्वक साध पा रहा है, मतलब बैलेंस कर पा रहा है। खासतौर पर जब हम इक्विटी अधिग्रहण के इंटीग्रेशन और एआई पर उनके बढ़ते हुए फोकस को देखते हैं तो सवाल उठता है कि क्या वे स्थायी मुनाफे और बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की सही राह पर हैं। हाँ, और इस तस्वीर के दो पहलू साफ उभरते हैं। एक तरफ तो है कंपनी की शानदार ग्रोथ, मार्जिन में सुधार और नई रणनीतिक पहले जो निश्चित रूप से काफी पॉजिटिव लगती हैं। जबकि दूसरी तरफ इंटीग्रेशन से जुड़ी जो चुनौतियां हैं, कुछ हद तक ग्राहक आधार में जो मंथन या बदलाव दिख रहा है और भविष्य के विकास को लेकर जो रिस्क हैं, उन पर भी गौर करना जरूरी है। तो आज मैं उस नजरिए की पैरवी करूंगा जो कंपनी के ठोस प्रदर्शन और रणनीतिक कदमों की मजबूती पर केंद्रित है। और मैं उन चुनौतियों और अनिश्चितताओं पर रोशनी डालने की कोशिश करूंगी जो इन सकारात्मक दिखने वाले आंकड़ों के पीछे शायद छिपी हो सकती हैं। देखिए, मेरे नजरिए से तो आईकेएस का Q1 प्रदर्शन काफी प्रभावशाली है। आप आंकड़े देखिए, राजस्व 16% बढ़कर 740 करोड़ रुपए हुआ। ईबीडीआई यानी ब्याज, टैक्स, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन से पहले की कमाई वो 36% उछलकर 238 करोड़ पर पहुंची और ये 32.2% का शानदार मार्जिन है। हाँ, मार्जिन तो वाकई सुधरा है। बिल्कुल। और शुद्ध लाभ पीएटी वो तो 59% बढ़कर 191 करोड़ रुपए हो गया। ये आंकड़े किसी भी लिहाज से कंपनी की मजबूत वित्तीय सेहत दिखाते हैं। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि स्थिर मुद्रा में, मतलब करेंसी के उतार चढ़ाव को हटाकर देखें तो राजस्व 13% बढ़ा है। अब आप इसे $34-35 बिलियन के हेल्थ केयर आउटसोर्सिंग बाजार की जो अनुमानित 12% सालाना वृद्धि दर है उसके सामने रखे देखें तो साफ है कि आईकेएस बाजार से तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। वो मार्केट शेयर ले रहा है और ये तब हो रहा है जब वे जानबूझकर इक्विटी के कुछ छोटे ग्राहकों को कम कर रहे हैं, जिससे वे टेल प्रूनिंग कहते हैं, मतलब कम मुनाफे वाले छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स को स्ट्रैटेजिकली हटाना। इक्विटी अधिग्रहण का इंटीग्रेशन खासकर मार्जिन के मोर्चे पर तो उम्मीद से कहीं बेहतर चल रहा है। अधिग्रहण के ठीक बाद ईबिटा मार्जिन करीब 24% था, जो अब 32.2% तक पहुंच गया है। यह एक बहुत बड़ी छलांग है। और क्रॉस सेलिंग यानी इक्विटी ग्राहकों को आईकेएस की दूसरी सर्विसेज बेचना वो भी धीरे धीरे मोमेंटम पकड़ रहा है। एआई में उनकी प्रगति भी देखने लायक है। आईपीएस नाउ जैसा ऑटोनॉमस क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम 2 स्पेशलिटीज के लिए पूरी तरह से ऑटोमेटेड मेडिकल कोडिंग, एआई बेस्ड डिनाइल प्रिवेंशन टूल और एक नया पेशेंट एंगेजमेंट हब, ये सब लॉन्च हो चुके हैं। ये भविष्य में और ज्यादा एफिशिएंसी का रास्ता तैयार कर रहे हैं। एक और थोड़ी चौंकाने वाली बात कह सकते हैं, राजस्व 16% बढ़ा, लेकिन एम्प्लॉय काउंट, कर्मचारियों की संख्या साल दर साल 7% कम हुई है, 13,277 से 12,368। ये उनके बिजनेस मॉडल के नॉन लीनियर होने का पक्का सबूत है, जहां टेक्नोलॉजी की मदद से बिना ज्यादा लोग जोड़े ग्रोथ आ रही है। और फिर उनके नए आउटकम ओरिएंटेड सौदे हैं, जैसे पालोमार वाला सौदा जो प्लान से आगे चल रहा है, और वेस्टर्न वॉशिंगटन मेडिकल ग्रुप के साथ जो बड़ा सौदा हुआ, जहां उन्होंने $17 मिलियन लगाकर एक मैनेजमेंट सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एमएसओ में 48% हिस्सेदारी खरीदी है। ये 15-30 साल के लंबे अनुबंध है और भविष्य में आय के नए स्रोत बन सकते हैं। ग्राहक आधार भी मजबूत है, 95% राजस्व तो पुराने ग्राहकों से ही आ रहा है। और मिशन कम्युनिटी जो उनका दूसरा बड़ा एंड टू एंड एक्यूट आरसीएम क्लाइंट है, और बाइसिकल हेल्थ, बिहेवियरल हेल्थ सेक्टर में जैसे नए ग्राहक जीतना दिखाता है कि वो विस्तार कर रहे हैं। आपने जो आंकड़े रखे वे ऊपरी तौर पर वाकई लुभावने लगते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं इस तस्वीर को थोड़ा गहराई से देखना चाहूंगी। हाँ, ओवरऑल नंबर अच्छे हैं, पर इक्विटी इंटीग्रेशन के इर्द गिर्द अभी भी आप कह सकती हैं कई सवाल और अनिश्चितताएं हैं। देखिए, सीईओ ने खुद माना है कि छोटे इक्विटी ग्राहकों की जो टेल कटिंग चल रही है उसका राजस्व वृद्धि पर एक महत्वपूर्ण नकारात्मक असर पड़ रहा है, और ये असर अगली 2-3 तिमाहियों तक बना रह सकता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। फिर इक्विटी ग्राहकों को आईकेएस के टेक प्लेटफॉर्म पर लाने की जो प्रक्रिया है वो उनके अपने शब्दों में अभी शुरुआती दौर में है,
और इसे पूरा होने में बाकी का पूरा वित्त वर्ष लग सकता है। पूरा साल। हाँ, तो इस माइग्रेशन की सफलता और इससे मिलने वाले जो सिनर्जीज हैं, उनका असल असर दिखना अभी बाकी है। राजस्व वृद्धि को अगर और ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि इसका बड़ा हिस्सा सिर्फ टॉप 5 ग्राहकों से आ रहा है। मतलब आईकॉल के दौरान जो डिटेल्स दी गईं, उनसे यही संकेत मिलता है कि बाकी ग्राहक श्रेणियों में वृद्धि लगभग सपाट रही है। क्या सिर्फ कुछ बड़े ग्राहकों पर इतनी ज्यादा निर्भरता भविष्य के लिए एक जोखिम नहीं खड़ा करती? और ये जो आउटकम ओरिएंटेड मॉडल हैं, जैसे पैलोमार और खासकर वेस्टर्न वॉशिंगटन वाला सौदा, ये सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इनमें एग्जीक्यूशन का मतलब अमल का जोखिम बहुत ज्यादा है। इन मॉडलों की कामयाबी इस बात पर टिकी है कि IKS अपने क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कामकाज के तौर तरीकों में बड़ा बदलाव ला पाए। ये करना आसान नहीं होता और इसकी सफलता अभी साबित होनी बाकी है। कंपनी ने भविष्य के विकास के लिए कोई साफ गाइडेंस भी नहीं दिया है। तो ये सवाल बना हुआ है कि क्या इक्विटी से जोड़ा जो हेडविंड है वो कम होने के बाद कंपनी वापस अपनी पुरानी 20% प्लस की विकास दर हासिल कर पाएगी? और मार्जिन की बात करें तो 32.2% तक पहुंचना बेशक अच्छा है, पर मैनेजमेंट ने खुद ही संकेत दिया है कि मार्जिन शायद अर्ली टू मिड 30s यानी मोटे तौर पर 30-35% के दायरे में स्थिर हो जाएगा। R&D और AI पर बढ़ते निवेश, जो अब राजस्व का लगभग 5% हो गया है, पहले ये 1.52% होता था। और हाल में कर्मचारी लागत में तिमाही दर तिमाही थोड़ी बढ़ोतरी राजस्व के 51.8% से बढ़कर 52.3% हुई है। को देखते हुए क्या मार्जिन में और बढ़ोतरी की गुंजाइश अब सीमित है? आपने कुछ जरूरी मुद्दे उठाए हैं। चलिए एक एक करके बात करते हैं। पहले इक्विटी एकीकरण। आप इसे अनिश्चितता बता रही हैं, मैं इसे एक सोची समझी रणनीति की सफलता के तौर पर देख रहा हूं। देखिए, EBITDA मार्जिन का 24% से 32.2% पर जाना, क्या ये एकीकरण के सही दिशा में जाने का ठोस सबूत नहीं है? ये दिखाता है कि सिनर्जीज शायद उम्मीद से ज्यादा तेजी से हासिल हो रही हैं। क्रॉस सेल भले ही अर्ली इनिंग्स में हो, लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि शुरुआती संकेत पॉजिटिव है। और टेल कटिंग, देखिए, ये कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक चॉइस है। इससे कंपनी ज्यादा बड़े, ज्यादा प्रॉफिटेबल और स्ट्रेटेजिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राहकों पर फोकस कर सकती है, जो लॉन्ग टर्म में फायदेमंद है। AI माइग्रेशन में समय लग रहा है, ये सच है, लेकिन टेक्नोलॉजी बदलाव में समय लगता ही है। पर जब ये पूरा होगा तो इससे मिलने वाली एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिव एज देखने लायक होगी। केवल माना जा सकता है जब टॉप लाइन यानी राजस्व पर उसका महत्वपूर्ण नकारात्मक असर पड़ रहा है, जैसा CEO ने खुद कहा। और ये असर, जैसा मैंने कहा, 2-3 तिमाहियों तक चलेगा। ये एक अहम कॉस्ट है जो हम देख रहे हैं। क्रॉस सेल के शुरुआती सकारात्मक संकेत असल में कितने बड़े रेवेन्यू में बदलेंगे, ये कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, नहीं? और AI माइग्रेशन का पूरा वित्त वर्ष लेना, इसका कारण सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि मैनेजमेंट के अनुसार क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अंदरूनी जड़त्वा, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल इनर्शिया भी है। ये दिखाता है कि ये राह आसान नहीं है। मेरा सवाल ये है कि क्या ये जो अल्पकालिक दर्द है, जो शायद उतना अल्पकालिक न हो और असर में महत्वपूर्ण हो, कहीं वो प्रत्याशित दीर्घकालिक लाभ पर भारी तो नहीं पड़ जाएगा? क्या इस ट्रांजिशन पीरियड में कोई बड़ी अड़चन नहीं आएगी? इसकी कोई गारंटी है? ठीक है, एकीकरण पर मतभेद हैं, लेकिन अगर हम विकास की तस्वीर देखें तो वहां भी काफी कुछ सकारात्मक है, भले ही आप ग्राहक निर्भरता का मुद्दा उठा रही हैं। 13% स्थिर मुद्रा वृद्धि, जैसा मैंने कहा, इंडस्ट्री की 12% वृद्धि से बेहतर है। और ये तब है जब टेल कटिंग का नेगेटिव इम्पैक्ट शामिल है, यानी कोर बिजनेस और भी मजबूती से बढ़ रहा होगा। टॉप 5 ग्राहक बढ़ रहे हैं और CEO का कहना है कि उनके साथ व्यापार बढ़ाने की अभी भी बहुत गुंजाइश है, मतलब वॉलेट क्षमता काफी है। ये निर्भरता से ज्यादा मजबूत गहरी साझेदारी का प्रतीक है, ऐसा मेरा मानना है। साथ ही नए क्षेत्रों में जाना, जैसे अक्यूट केयर RCM में मिशन कम्युनिटी के साथ या बिहेवियरल हेल्थ में बाइसिकल हेल्थ के साथ, ये दिखाता है कि वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। और वेस्टर्न वॉशिंगटन जैसे आउटकम मॉडल तो पूरी तरह से विकास के नए दरवाजे खोल रहे हैं। ये सिर्फ मौजूदा बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाना नहीं, बल्कि बाजार का विस्तार करना है। 13% बनाम 12%। हाँ, सुनने में अच्छा लगता है, पर ये अंतर बहुत मामूली है ना?
और अगर टॉप 5 ग्राहक ही ज्यादातर ग्रोथ ला रहे हैं तो ये निर्भरता का जोखिम तो बना ही रहता है। सोचिए, अगर इन 5 में से किसी एक बड़े ग्राहक के साथ संबंध बिगड़ते हैं या उनकी ज़रूरतें बदलती हैं तो IKS पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। सवाल ये भी है कि बाकी ग्राहक सेगमेंट में ग्रोथ सपाट क्यों है, जैसा Q1 में दिखा। क्या कंपनी के पास सिर्फ टॉप क्लाइंट्स को ही बढ़ाने की क्षमता है और उनका लक्ष्य है कि हेडविंड खत्म होने पर वे बाजार की 12% ग्रोथ से काफी तेज, सिग्निफिकेंटली फास्ट बढ़ें? क्या मौजूदा आंकड़े इस महत्वाकांक्षा का वाकई समर्थन करते हैं? जहां तक वेस्टर्न वॉशिंगटन जैसे बड़े दाव की बात है, $17 मिलियन का निवेश, 48% हिस्सेदारी, 15 से 30 साल का अनुबंध, ये सब बहुत महत्वाकांक्षी है, बिल्कुल, लेकिन इसका नतीजा पूरी तरह अनिश्चित है। MSO चलाना और क्लाइंट के यहाँ बदलाव लाना बहुत जटिल काम है। क्या ये दाव सफल होगा? अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है। अच्छा, अब AI और प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं। यहाँ मुझे लगता है कि IKS के पास एक स्पष्ट बढ़त है। IPS नाउ, ऑटोनॉमस कोडिंग जैसे उनके AI प्लेटफॉर्म सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं, वो वाकई काम कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत है कम कर्मचारियों के साथ ज्यादा रेवेन्यू 16% ऊपर, हेड काउंट 7% नीचे। ये उनकी टेक्नोलॉजी की ताकत और उनके नॉन लीनियर बिजनेस मॉडल की सफलता को साफ दिखाता है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ब्लैक बुक और क्लास जैसी जानी मानी इंडस्ट्री रिसर्च फर्म्स ने उन्हें AI संचालित रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट, RCM, मेडिकल कोडिंग और क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन जैसे कई क्षेत्रों में या तो नंबर 1 या लीडर माना है। ये बाहरी मान्यता उनके AI नेतृत्व की पुष्टि करती है। मैं मानती हूँ कि उन्होंने AI में निवेश किया है और उन्हें पहचान भी मिली है, लेकिन यहाँ भी एक दूसरा पहलू है। बाजार में स्पेशलाइज्ड पॉइंट सॉल्यूशंस की भरमार है। ऐसी कंपनियां जो किसी एक या दो काम में माहिर हैं, जैसे सिर्फ कोडिंग या सिर्फ बिलिंग। IKS का लक्ष्य है कि वे करीब 16 अलग-अलग समाधानों या क्षेत्रों में लीडर बने। ये एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती है। क्या कोई एक कंपनी इतने सारे अलग-अलग क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ हो सकती है? और जैसा कि CEO ने खुद आई कॉल में इशारा किया, कई बड़ी हेल्थ केयर प्रणालियां आज भी अलग-अलग कामों के लिए बेस्ट ऑफ ब्रीड पॉइंट सॉल्यूशंस खरीदना पसंद करती हैं, ना कि एक ही वेंडर से सब कुछ लेना। तो क्या IKS के एकीकृत AI प्लेटफॉर्म का जो दावा है, वो ग्राहकों को उतना आकर्षित करेगा जितना वे उम्मीद कर रहे हैं? खासकर जब उन्हें हर क्षेत्र में स्थापित विशेषज्ञ खिलाड़ियों से मुकाबला करना है। क्या वे सभी 16 मोर्चों पर अपनी लीडरशिप बनाए रख पाएंगे? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। आखिर में मुनाफे की सीमा पर बात करते हैं। आप मार्जिन के स्थिर होने की बात कर रही हैं, मैं इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखता हूं। इक्विटी अधिग्रहण के बाद मार्जिन 24% तक गिर गया था, वहां से 32.2% तक वापस आना और उसे बनाए रखना, ये शानदार है। और सिर्फ मार्जिन ही नहीं, कैश फ्लो भी बहुत मजबूत है। Q1 में 137 करोड़ का फ्री कैश फ्लो। इसी कैश से वो अपना कर्ज तेजी से चुका रहे हैं। नेट डेट कम होकर 448 करोड़ रह गया है, जिससे ब्याज का बोझ कम हो रहा है। और कम ब्याज लागत सीधे सीधे नेट प्रॉफिट मतलब PAT को बढ़ा रही है, जो हमने देखा कि 59% YOY पारा है। ये एक मजबूत आत्मनिर्भर वित्तीय स्थिति का संकेत है। मैं मार्जिन सुधार की तारीफ करती हूँ बिल्कुल, लेकिन जब मैनेजमेंट खुद ही कह रहा हो कि उनका लक्ष्य मार्जिन को अर्ली टू मिड 30s यानी 32 से 35% के दायरे में स्थिर करना है, तो ये सवाल तो उठता ही है कि क्या यहाँ से ऊपर जाने की गुंजाइश बहुत सीमित है? क्या 32-33% ही मतलब पीक है? R&D और AI पर उनका निवेश लगातार बढ़ रहा है, जो अब राजस्व का लगभग 5% है। ये भविष्य के लिए जरूरी है, मैं मानती हूँ, लेकिन ये मार्जिन पर दबाव भी डालता है। साथ ही कर्मचारी लागत, जो उनका सबसे बड़ा खर्च है, हाल की तिमाही में राजस्व के प्रतिशत के रूप में थोड़ी बढ़ी है, 51.8% से 52.3%। ये छोटी बढ़ोतरी है, लेकिन क्या ये बढ़ते दबाव का संकेत है? तो सवाल ये है कि क्या वे मुनाफे के इस ऊंचे स्तर को बनाए रखते हुए AI और नए मॉडलों में इतना भारी निवेश जारी रख पाएंगे और साथ ही तेज विकास भी कर पाएंगे? इसमें संतुलन साधना आसान नहीं होगा। तो संक्षेप में कहूं, मेरा नजरिया ये है कि IKS ने Q1 में हर लिहाज से मजबूत प्रदर्शन किया है। राजस्व बढ़ा है, मार्जिन में शानदार सुधार हुआ है और उनकी प्रमुख रणनीतिक पहले, चाहे वो AI हो, एक्यूटी का इंटीग्रेशन हो या परिणाम आधारित नए मॉडल हों, सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
हाँ, कुछ चुनौतियां हैं, जैसे टेल कटिंग का असर, लेकिन कंपनी उनसे प्रभावी ढंग से निपट रही है और भविष्य के लिए उसकी नींव मजबूत दिखती है। उनकी नॉन लीनियर ग्रोथ और ग्राहकों के साथ गहरे रिश्ते ये बेहद सकारात्मक संकेत हैं। और मेरा निष्कर्ष थोड़ा ज्यादा सधा हुआ है। सकारात्मक संकेत जरूर हैं, लेकिन हमें जोखिमों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक्यूइटी एकीकरण की जटिलता अभी पूरी तरह सुलझी नहीं है। टेल कटिंग का असर जारी है, कुछ बड़े ग्राहकों पर निर्भरता चिंता का विषय है, और एआई के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी है। क्या वे अपनी महत्वाकांक्षी विकास दर और ऊंचे मुनाफे को बनाए रख पाएंगे, खासकर जब वे वेस्टर्न वॉशिंगटन जैसे बड़े, नए और जोखिम भरे मॉडल अपना रहे हैं? ये अभी साबित होना बाकी है। मार्जिन के स्थिर होने का संकेत और भविष्य के विकास पर साफ दिशा निर्देश की कमी, ये कुछ अनिश्चितता जरूर पैदा करती है। मुझे लगता है हम दोनों इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि IKS हेल्थकेयर टेक्नोलॉजी और आउटसोर्सिंग की दुनिया में एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। टेक्नोलॉजी, खासकर AI और नए बिजनेस मॉडल जैसे कि परिणाम आधारित सौदे, निश्चित रूप से उनके भविष्य की कहानी लिखेंगे। बिल्कुल। असली सवाल या असहमति शायद इस बात पर है कि इन बदलावों से जुड़े जोखिम कितने बड़े हैं और उनकी अंतिम सफलता कितनी निश्चित है। क्या एकीकरण और नए मॉडल उम्मीदों पर खरे उतरेंगे या रास्ते में अप्रत्याशित बाधाएं आएंगी? ये तो वक्त ही बताएगा। हाँ, ये चर्चा दिखाती है कि किसी भी कंपनी का विश्लेषण करते समय अलग-अलग दृष्टिकोणों पर विचार करना कितना महत्वपूर्ण है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जैसा कहते हैं। सही कहा। और हम अपने श्रोताओं को यही सलाह देंगे कि वे खुद भी स्रोत सामग्री जैसे कि कंपनी की आई कॉल ट्रांसक्रिप्ट और प्रेजेंटेशन को देखें और अपनी राय कायम करें। आज की इस बातचीत का मकसद किसी को विजेता घोषित करना नहीं था, बल्कि एक जटिल विषय के विभिन्न पहलुओं को सामने रखना था।